Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's lecture we would be studying about recursion, and this is the very first part of this. Recursion is a very important topic in any programming language, चाहे ये आप C के अंदर पढ़ रहे हो चाहे आप किसी और लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे हो. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जब भी आपको आपके जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जब भी क्वेश्चन लिखा हुआ होता है तो कभी कभार स्पेसिफाई कर दिया जाता है दैट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम ऑफ दिस यूजिंग रिकर्जन. वहां पर रिकर्जन यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड काफी लोगों को इसके अंदर डाउट रहता है. एंड आज की मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर रिकर्जन समझा दूं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट. यस. So recursion basically it is a process when a function calls itself. It is a process when a function calls itself. मेक श्योर कि आप यहाँ पे फंक्शन पढ़कर आए हों. आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है. तभी आपको रिकर्जन अच्छे से समझ में आ पाएगा. सो हम रिकर्जन को एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने लूप पढ़ा था. तो लूप्स के अंदर क्या होता था, हम एक कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते थे एंड जैसे ही वो कंडीशन मेट होती थी तो हम लूप से एग्जिट मार लेते थे. सिमिलरली गोज विथ रिकर्जन. जैसे ही बार बार हम वैसे तो फंक्शन को कॉल करते रहते हैं, जैसे ही हमारी कंडीशन मेट हो जाती है वैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है. इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है. अब आप बोलोगे कि ये तो हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं. तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो काम आप लूप से कर सकते हो आप वही काम रिकर्जन से भी कर सकते हो. इन दोनों में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है. लेकिन व्हाट इफ अगर आपको एग्जामिनर बोले कि आपको रिकर्जन से ही करना है, तब तो आपको रिकर्जन को यूज करना पड़ेगा ना. तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल दैट इज #include stdio.h. अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो आपको conio.h भी यूज करनी होती है. यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ void print hello के नाम से. print hello के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं एक काउंट वैल्यू देने वाली हूँ. काउंट क्या है? ये काउंट वो नंबर है जितनी बार मैं चाहती हूँ कि प्रिंट, जितनी बार हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं. नाउ यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया. इंट मेन बनाएंगे, इंट मेन, एंड यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं लॉजिक. प्रिंट हेलो को हम प्रिंट करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं. कितनी बार करवाना है? 10 टाइम्स हमको करवाना है. तो ये एज अ पैरामीटर पास होगा एंड यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0. यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा क्योंकि सिंपली हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाना है. एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे अपना फंक्शन void print hello. यहाँ पे लिखेंगे int count. यहाँ से यहाँ हमारा फंक्शन लिखना स्टार्ट. यहाँ पे सबसे पहले मैं कंडीशन लिखती हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है, काउंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर जाना चाहिए. दैट इज हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से. और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में हम लिख सकते हैं printf हेलो वर्ल्ड यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट हेलो काउंट -1. नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमको काउंट -1 करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इनिशियली जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे तब काउंट की वैल्यू होगी 10, क्योंकि हमने क्या पास करी है, 10 एज आर्ग्यूमेंट हमने पास करा है. तो एक बार इसको यहाँ पर ट्राई रन ही मैं आपको समझा देती हूँ डायरेक्टली. ठीक है. सबसे पहले हेडर फाइल लिखी, यहाँ पे फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, इंट मेन में आ गए. यहाँ पे सिंपली फंक्शन कॉलिंग करी है हमने 10 एज अ आर्ग्यूमेंट पास करके, यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया. अब इस पार्ट को समझें. यहाँ पे हमने लिखा है void print hello int count. यहाँ पर जो हमने 10 लिखा है वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास होगा. बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ पर आते ही कंडीशन चेक होगी पहले यहाँ पर.
दैट इज 10 इक्वल टू 0, नो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इफ में जाएंगे ही नहीं, हम सीधा आ जाएंगे एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, तो सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन यहाँ पर हुआ प्रिंट हेलो काउंट -1, काउंट की वैल्यू क्या थी 10, 10 -1 करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब अगर आप इसको ध्यान से करके सिंप्लीफाई करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्रिंट हेलो 9, कुछ कुछ ऐसा फंक्शन की तरह दिख रहा है जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा था, बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन की तरह दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इसी फंक्शन को, फंक्शन के अंदर हमने उसी फंक्शन को कॉल लगा दिया। वापस से जब हमने कॉल लगाया तो हम वापस से यहाँ पर आ गए। अब एज अ पैरामीटर 10 पास नहीं होगा, अब एज अ पैरामीटर 9 पास होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट की वैल्यू हो चुकी है 9। नाउ अगेन कंडीशन चेक होगी कि 9 इज इक्वल टू 0 और नॉट, 9 इज नॉट इक्वल टू 0। वापस से हम एल्स पार्ट पे आएंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अभी मैं ये आपको कंपाइलर पे भी करके दिखाऊंगी, जस्ट मैं अभी आपको ड्राई रन समझा रही हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट हेलो 9 -1 हो जाएगा, क्योंकि अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी 9, तो 9 -1 करोगे तो 8 हो जाएगा। नाउ अगेन ये फंक्शन को कॉल लगेगी एंड देन यहाँ पर ये अगेन आ जाएगा। नाउ काउंट की वैल्यू 8 एज अ पैरामीटर पास होगी, अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। एल्स पार्ट पे आएंगे, प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा एंड देन यहाँ पर वापस आएंगे, काउंट -1 दैट इज 8 -1 7 हो जाएगा। कंटिन्यूअसली आपका लूप चलता रहेगा, कब तक, मैं केस ले रही हूँ कि 1 हो गई है अब काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। प्रिंट हेलो, काउंट की वैल्यू 2 हो गई है, मान लेते हैं 2 -1 करेंगे तो प्रिंट हेलो हो गया आपका 1, ठीक है। नाउ काउंट की वैल्यू 1 एज अ पैरामीटर विल पास, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जब ये पास होगा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आते ही ये हो जाएगा 0। कैसे, काउंट की वैल्यू क्या है 1, 1 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो हो जाएगा आपका 0। नाउ 0 एज अ पैरामीटर विल पास। अब यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेंगे, नाउ यहाँ 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारा रिटर्न 0 हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा जो हमने प्रोग्राम लिखा था, फंक्शन लिखा था, वो टर्मिनेट हो जाएगा सक्सेसफुली। एक बार इसको कंपाइलर पे भी करके देख लेते हैं। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम ओवर हियर। यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो एक वार्निंग थ्रो होगी। वार्निंग क्यों थ्रो होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज करा है रिटर्न 0 विथ डेटा टाइप वॉइड, तो यहाँ पर ये हमको एक वार्निंग शो होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ पे वार्निंग आ रही है, रिटर्न विथ अ वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड, तो हम यहाँ पे वॉइड की जगह पे इंट लिख देते हैं एंड यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इंट। एंड जब अब हम इसको रन करेंगे तो कोई वार्निंग थ्रो नहीं होगी, हालांकि आपको पहले भी आउटपुट मिल जाता। यहाँ पे यू कैन सी 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, तो हमारा प्रोग्राम मतलब सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा रिकर्जन समझते हैं मैथ से, मैथ से हम थोड़ा सा रिकर्जन को समझते हैं। मैथ्स में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो वही थोड़ी सी चीज यहाँ पर आएगी। डोंट वरी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत ही इजी से समझाएंगे। सो हमने फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, एक्स की पावर 2 हमने इसको बोल दिया कि जहां पर भी एफ ऑफ एक्स हमने लिखा उसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 2। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा, ये होगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1। एक्स इज इक्वल्स टू 2 की अगर बात करी जाए तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 4। एक्स इज इक्वल्स टू 3 की अगर बात की जाए तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल कम एज 9। ऐसे ही आप कितने भी एक्स का निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमने बात करी एक एक्स की है, तो बहुत ही कॉमन है कि एक ही बार हम इसको कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इफ मैंने ऐसा लिखा एफ ऑफ एक्स, अब क्या होगा, अभी भी हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, ठीक है।
ना यहाँ पे सबसे पहले हम अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे। बाहर वाले एफ को भूल जाओ, अभी अभी सिर्फ इस वाले पे फोकस करना है हमको। एफ ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू बोली, एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ? कोई डाउट? समझो इसको, कोई डाउट आ रहा है अभी? क्योंकि मैंने एफ ऑफ एक्स को तो मैंने पहले लिख रखा है कि उसकी वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 2। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की पावर 2 लिख दूं, दैट इज एफ ऑफ एक्स की पावर 2, तो कुछ गलत होगा? नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्स की पावर 2 फॉर 2। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, 2 की पावर 2 विल बिकम 4। अब आप देख सकते हो कि ये जो एफ ऑफ 4 है, ये एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर मुझे दिख रहा है। जिस तरीके से मैंने इनको लिख रखा है उसी तरीके से अगर मैं एफ ऑफ 4 देखूं तो वो कैसे होगा, 4 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख दिया नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब ये तो बात हुई कि एफ ऑफ एक्स एक बार था, अभी 2 बार था, 3 बार अगर हम लिखे तो एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से अगर हम लिखें तो अब क्या होगा। और सेम सिचुएशन x इज इक्वल्स टू 2 ही हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, ये अंदर वाला एफ ऑफ एक्स सॉल्व होगा, देन इसकी जो वैल्यू आएगी उससे फिर ये सेकंड वाला एफ ऑफ एक्स सॉल्व होगा, देन इस पूरे की जो वैल्यू आएगी फिर उससे ये थर्ड वाला एफ ऑफ एक्स सॉल्व होगा। अब इसको एक बार हम करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंदर वाले की, तो अंदर वाले की जगह तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर। तो एक बार सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच विल बिकम 2 की पावर 2 विच विल गिव मी 4। तो हम मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एनी डाउट? कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ 4 को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 16। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करके लिखो, एफ ऑफ 16, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एक नॉर्मल फॉर्म है, 4 लिखा है 16 लिखा है, इस पे ध्यान मत दो, फॉर्म पे ध्यान दो। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिखूं और अगर मैं इसको भी एफ ऑफ एक्स छोड़ू, वाई ले लेते हैं, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ वाई, अगर मैं कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिखूं तो ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे विच विल कम आउट टू बी 256। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस जो है उनको हम बार बार कॉल लगा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि एक ही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको मुझे 3 बार कॉल लगानी पड़ी। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, देन इसको सॉल्व करने के लिए, एंड देन इसको सॉल्व करने के लिए। बट बात तो हम एफ ऑफ एक्स की कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही तो डिफर कर रही है, बट सॉल्व तो हम एफ ऑफ एक्स ही कर रहे हैं। नाउ अब एक और चीज समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग एंड रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग। इतना तो आपको ये वाला एग्जांपल देख के समझ में आ गया होगा। देखो, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग में हम क्या करते हैं, हम एक ही फंक्शन को एक ही बार कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेन है, मेन के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल लगाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फंक्शन, इसको मैंने कॉल लगाया, इसने मुझे एक आउटपुट बनाकर दिया। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ वाई कोई आउटपुट है, इसने मुझे आउटपुट दिया, ये आउटपुट फंक्शन में जाएगा, फंक्शन से फिर आएगा मेन में, एंड देन ये मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल की। यहाँ पे मेन है, हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, सेम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ भी। यहाँ पे एक बार हमने फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल करा, इस वाले फंक्शन ने एक ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, इस फंक्शन ने एक और फंक्शन को कॉल कर दिया, एंड इस फंक्शन ने मुझे एक आउटपुट निकाल के दिया। अब ये आउटपुट सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, देन यहां से यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर आएगा, देन मेन के अंदर आएगा, देन मुझे आउटपुट शो हो जाएगा। तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को हम एक ही बार कॉल कर रहे हैं, बट रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहे हैं। इधर क्या करें, हम एक ही फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं, आप चाहो तो 10 बार कॉल कर सकते हो, कितनी भी बार हम इसको कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करने से हमको चीजें और ज्यादा बेटरली समझ में आती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है दैट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से एंड दे गो अप टू n-1 n। यहाँ तक आपके नंबर्स जाते हैं -1 प्लस n, कुछ इस तरीके से होता है। प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि n की वैल्यू है 5 एंड मेरे को 5 तक का सम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर मुझे n = 4 तक का सम निकालना है तो फिर 1 + 2 + 3 + 4 करना पड़ेगा। n = 3 के लिए 1 + 2 + 3 करेंगे, n = 2 के लिए 1 + 2 करेंगे एंड n = 1 के लिए ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट है। नाउ 1 इज द लास्ट वैल्यू, ये क्या है? लास्ट वैल्यू है। इसको हम बेस केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस केस। बेस केस वो होता है जहां पर आकर हमारी कॉलिंग एंड हो जाती है, जहां पर आकर हमारा रिकर्जन एंड हो जाता है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? पैटर्न। ये 1 यहाँ पर सबके अंदर रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पर ये 5 अलग से आ रहा है, ठीक है। इसको समझे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट सम ऑफ n-1 + 2, बिल्कुल सही होगा ये। सिमिलरली अगर मुझे n of 3 दैट इज सम ऑफ 3 अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं लिख सकती हूँ सम ऑफ 2 + 3। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 2 तक का सम निकाल लेती हूँ और अगर मैं उसके अंदर 3 ऐड कर लेती हूँ तो मुझे 3 तक का सम मिल जाएगा। यहाँ पर भी वही करा है कि अगर n-1 तक का हमने सम निकाल लिया और अगर उसके अंदर हमने 2 ऐड कर दिया तो मुझे n = 2 1 + 2 तक का मुझे सम मिल जाएगा। अगर n = 4 की बात करी जाए तो अगर मैं यहाँ पर 3 तक का सम निकाल लूँ और अगर उसके अंदर 4 ऐड कर दूँ तो मुझे n = 4 तक का सम मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर सम ऑफ 4 निकालेंगे, उसके अंदर 5 हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? सम ऑफ n-1 निकालेंगे प्लस उसके अंदर n को हम ऐड कर देंगे। हम यहाँ सभी में एक ही सेम चीज कर रहे हैं, दैट इज सम ऑफ n-1 प्लस n, सम ऑफ n-1 प्लस n। n यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर भी क्या है? 5 है। n यहाँ पर क्या है? 5 -1 अगर मैं करूंगी तो मुझे यहाँ पे 4 ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैंने 4 तक का सम कैलकुलेट कर लिया तो अगर मैं उसके अंदर 5 को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 तक का नेचुरल नंबर्स का सम मुझे ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पर एक बार प्रोग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल लिखी है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है int सम के नाम से, इन विच हमने एक आर्ग्यूमेंट लिखा है int n। int मेन फंक्शन लिखा। मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे सम निकालना है 5 तक का, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मुझे करना है। तो 5 एज अ पैरामीटर आई हैव पास्ड एंड यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया। यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिखा है हमने, यहाँ पे int n लिखा। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर मुझे 1 ही मिलेगा, ये इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 नहीं है फिर तो हमने क्या देखा था कि मुझे सिर्फ सम n-1 तक का कैलकुलेशन करना है और अगर उसके अंदर मैं n को ऐड कर देती हूँ तो मुझे जहां तक का भी सम चाहिए मुझे वो मिल जाता है। इन दिस केस n = 5 तो मुझे 5 तक का क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। तो हमने सम n-1 का एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने इक्वल किया सम n-1। अगर सम n-1 कैलकुलेट हो गया तो उसके अंदर मुझे सिर्फ n को ऐड करना है इन ऑर्डर टू गेट द टोटल सम। तो यहाँ पर हमने एक और नया वेरिएबल बनाया सम n। यहाँ पे हमने क्या करा? इसको पास करा, दैट इज चीज वही लिखी है हमने, सम n-1 प्लस n। यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न सम n। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखें तो हमें आउटपुट में 15 मिलना चाहिए कि 15 ही होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो यहाँ पे हमको आउटपुट में मिल गया है 15। अब ये हुआ कैसे, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका ड्राई रन समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कैलकुलेट हुआ सम ऑफ 5।
अब सम ऑफ 5 का मुझे आउटपुट कितना मिला 15। सम ऑफ 5 ने बोला कि सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सम ऑफ 4, उसके अंदर मैं 5 को ऐड कर दूंगी। सम ऑफ 4 ने बोला कि उसके लिए मुझे सम ऑफ 3 को निकालना पड़ेगा एंड उसके अंदर मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ 3 ने बोला कि पहले मुझे सम ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, उसमें मैं 3 ऐड करूंगी। सम ऑफ 2 ने बोला कि पहले सम ऑफ 1 निकालेंगे, उसके अंदर 2 ऐड करेंगे एंड सम ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। ये हमारे कहाँ पर आ गए, हम बेस केस यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये कैलकुलेट हुआ, सम ऑफ 1 प्लस 2 होकर कितना मिल गया मुझे, 3 मिल गया। सम ऑफ 2 ये वैल्यू गई यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यस, ये वैल्यू गई यहाँ पर एंड क्या हो गया, 3 + 3 विल गिव यू 6। नाउ 6 गया यहाँ पर, 6 + 4 विल गिव यू 10। 10 गया यहाँ पर, 10 + 5 विल गिव यू 15। 15 गया यहाँ पर। अब यहाँ इसके आगे कोई भी लॉजिक नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमको क्या दे रहा है, 15 दे रहा है। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो एंड हो जाता है, 15 एज अ आउटपुट हमको मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कैलकुलेट हुआ सम ऑफ 1 दैट इज 1, 1 + 2 विल गिव यू 3। देन सम ऑफ 2 कैलकुलेट हुआ दैट इज 3 + 3 विल गिव यू 6। अब ये पूरा मुझे अगर मैं देखूं तो मुझे सम ऑफ 3 दे रहा है, तो 6 गया सम ऑफ 3 के पास, +4 हो गया तो मुझे सम ऑफ 4 मिला। सम ऑफ 4 विच इज 10, जब ये यहाँ पर गया +5 हुआ तो मुझे सम ऑफ 5 मिला, जो यहाँ पर आके ये मेन के पास गया एंड इसने मुझे आउटपुट शो कर दिया। सो बेसिकली ये क्या है, एक रिकर्जन ट्री है। जस्ट अ मिनट, वैसे ही बना देते हैं। यस, ये क्या है, रिकर्जन ट्री। स्टार्ट तो आपका यहां से हुआ, लेकिन स्टार्ट होते होते स्टार्ट आपका यहां से हुआ, नहीं समझ में आया, मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ समझाने की। सम ऑफ 5 से आप स्टार्ट हुए, सम ऑफ 5 से आप आए सम ऑफ 4, सम ऑफ 4 से सम ऑफ 3 आए, देन सम ऑफ 2 आए, देन सम ऑफ 1 आए। नाउ दिस इज द बेस केस। तो बेसिकली यहाँ से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ कि वैल्यूज यहाँ से आपको प्रोवाइड हुई है, पहले 1 मिला, देन इसका जो आपका आउटपुट आया दैट इज 3, देन इसने 3 वैल्यू इसको दी, देन आपका आउटपुट 6 आया, देन इसने 6 इसको दिया, देन आपका आउटपुट 10 आया, देन इसने 10 इसको दिया, देन आपका आउटपुट 15 आया, एंड फाइनली 15 एज अ आउटपुट आपको यहाँ पे मिल गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ पे होमवर्क, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन जो कि इसी क्वेश्चन के बहुत ज्यादा सिमिलर में है। मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर उस क्वेश्चन को करवा भी रखा है, बट वही सेम क्वेश्चन आपको रिकर्जन की हेल्प से करना है। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ n। आपको n का फैक्टोरियल निकालना है। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5 फैक्टोरियल तक निकाल रहे हो या फिर 6 फैक्टोरियल तक निकाल रहे हो, ये आप पर मैंने छोड़ा, लेकिन आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है यूजिंग रिकर्जन। अगर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझकर फिर उसको रिकर्जन के अंदर इंटीग्रेट करना है, तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सीरीज के अंदर फैक्टोरियल क्वेश्चन ले रखा है। आई थिंक इट इज द पार्ट 2 और 3 समथिंग, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले उसको समझ के फैक्टोरियल क्या होता है एंड देन यू कैन इंटीग्रेट इट विद द रिकर्जन आल्सो। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द आंसर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Part 2 of recursion will be coming very soon. Till then, subscribe my channel if you are new to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.